Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajit sir, your math teacher, and today we will start new chapter number 16, whose name is probability. ये आपके 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है और दिस इज पार्ट फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस चैप्टर our first topic is conditional probability, सह प्रतिबंधित प्रायिकता. ये बेसिकली क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, बट उसमें आपको एक कंडीशन दे देते हैं. ओके, एक प्रतिबंध दे देते हैं, आपको एक कंडीशन दे देते हैं पहले से ही कि आपको अपना आंसर निकालना है, उस कंडीशन में निकालना है. इसके फॉर्मूले देख लेते हैं. इसके बेसिकली दो फॉर्मूले हैं. एक है इसको ठीक कर लेते हैं. सो फर्स्ट फॉर्मूला है इसका पी ए ओवर बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी. ये फॉर्मूला आपको बहुत ही रेयर यूज करना है. ओके, सेकेंड फॉर्मूला है पी ए ओवर बी इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन बी. बेसिकली क्या होता है कि आपको इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना होता है कि न्यूमिनेटर में जो सेट दे रखा है और डिनोमिनेटर में जो सेट दे रखा है उसका मीन्स क्या है. तो यहाँ पे इसको अच्छे से नोट कर लेना कि डिनोमिनेटर में जो सेट दे रखा होगा उसका यहाँ पे मीन होता है कि वो चीज़ हो चुकी है, वो अकर्ड है. कहीं पर ये भी लिखा होगा कि वो चीज़ हैपेंड हो चुकी है. कहीं पर यहाँ पे रिटर्न होगा कभी कभी कि वो चीज़ गिवन है आपको, या लास्ट में ये भी वर्ड मिल सकता है आपको कि वो चीज़ आपको नॉन है, ज्ञात है पहले से. यानी वो दी हुई है, वो हो चुकी है, वो ज्ञात है. अगर ऐसे कोई वर्ड्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स वो डिनोमिनेटर में आपको रखने हैं. ऊपर जो वर्ड सेट होएगा वो आपको हमेशा फाइंड करना होगा. यानी क्वेश्चन में जो चीज़ फाइंड करनी है उसको तो आपको रखना है न्यूमिनेटर में, और जो चीज़ आपको गिवन होएगी, अकर्ड होएगी, हैपन होएगी, नॉन होएगी, दी हुई होगी, ज्ञात होएगी या हो चुकी होगी, वो चीज़ आपको डिनोमिनेटर में रखनी है. ओके, तो आपको क्या करना है, जो सेट होंगे उसका इंटरसेक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं, और सेट जो बी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं. दोनों का जो डिवाइड होएगा, रेशो होएगा, वो हमारा आंसर होएगा. क्वेश्चन से समझते हैं और इजीली. एग्जाम्पल फर्स्ट, वो कह रहा है इफ पी ए इक्वल्स टू 6/11, पी बी इक्वल्स टू 5/11, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 7/11, देन फाइंड पी ए इंटरेक्शन बी, पी ए ओवर बी, पी बी ओवर ए. तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया कि आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है. तो इसमें क्या होता है कि जो यूनियन होता है वो इंडिविजुअल सेट का सम माइनस इंटरसेक्शन ऑफ सेट के सम के इक्वल होता है. तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू आपको नॉन है, पी बी आपको गिवन है, और आपको यूनियन भी आपको गिवन है. ये वैल्यूज गिवन है आपको सारी की सारी, और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. ओके, कि यूनियन जो होता है वो इंडिविजुअल सेट का सम माइनस इंटरसेक्शन वाले सेट का सम होता है. ये सारी वैल्यूज रखोगे तो आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4/11. अब आपको पी ए और बी फाइंड करना है सेकंड पार्ट में. तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी. तो यहाँ पर आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी. ये वैल्यूज आपने अभी रिसेंटली फाइंड किया है 4/11, और पी बी आपको गिवन है क्वेश्चन में 5/11. 11 से 11 कट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4/5. पी बी ओवर ए में आपको नीचे तो एक, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए ही रहेगा, ए हो जाएगा, और ऊपर आपको इंटरसेक्शन ही लेना है. तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आपने फाइंड की थी रिसेंटली 4/11. पी आपको गिवन है क्वेश्चन में 6/11,
तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 2/3। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? ओके आपको यहाँ पे वर्ड जो कैच करने हैं, एक तो गिवन है और एक आपको यहाँ पे वर्ड फाइंड करना है व्हाट इज द, यानी कि फाइंड क्या करना है। फाइंड आपको ये करना है कि क्वेश्चन क्या होगा आपका, इजी होगा। ओके और गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन आपका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ओके तो यहाँ पे इसमें सॉल्व करके आपको कम समझ आएगा, मैं आपको थोड़ा इजी बताया तो इसका तरीका क्या है। यहाँ पे कुछ वर्ड अपने को रीडिंग्स देखने क्या क्या है। 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 300 जो है वो क्या है यहाँ पे, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यानी ये हो जाएगा डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ये आपको कितना गिवन है, 200। 500 इजी MCQ, इजी MCQ, ये आपको दे रखा है 500। और लास्ट इसने वैल्यू पूछी दे रखी है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है, हिंदी मीडियम बुक में लिखा हुआ है 500 हार्ड MCQ या डिफिकल्ट ये सारी रीडिंग्स है। क्वेश्चन में एक तो उसने इजी का क्वेश्चन पूछा है। ओके इसने जो ABCD लिखे सेट वो मत लेना, आपको इजी तरीका बताता हूँ। आप है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट बनाओ। ई फॉर इजी आप कैपिटल वर्ड लो ई। ओके गिवन क्या आपको MCQ, तो यहाँ पे नीचे ले लो M, ताकि आपको याद रहे कि M किससे रिलेटेड था, MCQ से। तो ये बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है E/M की। E स्टैंड फॉर इजी, M स्टैंड फॉर MCQ। ओके तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो आ जाएगा NM और न्यूमरेटर में आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। बस अब आपको ये काउंट करना है कि NM कितना है। तो देखो M किसके लिए स्टैंड हो रहा है, MCQ के लिए। इस पूरी रीडिंग में MCQ क्वेश्चंस कितने हैं, MCQ क्वेश्चन यहाँ पे 500 है और 400 है, यानी कि दोनों ही MCQ हैं। इजी डिफिकल्ट से मतलब नहीं है, हमें तो टोटल MCQ देखने हैं, वो कितने हो जाएंगे 900। तो यहाँ पे आपको राइट करना है 900।
ऊपर न्यूमरेटर में है कि इजी भी होना चाहिए क्वेश्चन और एमसीक्यू भी होना चाहिए। इजी और एमसीक्यू दोनों को फॉलो कर रहा है ये 500, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 500 और ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 5/9। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ये थोड़ा घुमा रहा है आपको, इतना इतना घूमने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर में रखो और जो चीज़ गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रखो, फॉर्मूला लगाओ, एन वाला फार्मूला लगाओ। इसने पी वाला फार्मूला लगा रखा है, आपको हमेशा एन वाला फार्मूला लगाना है और ये अपना सीधा आंसर निकाल दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine P, A over B in each case when a coin is tossed 3 times. ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 पूछ लिया आपसे, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों में ए क्या है बी क्या है इसने पहले आपको बना के दे रखे हैं, ठीक है ना। पहले से रिटर्न है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ए क्या है बी क्या है। तो इसका मैं आपको कोई भी एक पार्ट करा देता हूँ, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले आपको एक सैम्पल स्पेस बनाना है। सैम्पल स्पेस क्या होता है, जिसमें सारे पॉसिबिलिटी होती है। कि आपने क्या किया है, 3 टाइम्स कॉइन को टॉस कराया है, तो ये भी हो सकता है तीनों के तीनों हेड हो जाएं, ये भी हो सकता है तीनों टेल हो जाएं, या फर्स्ट टू हेड हो सेकंड और थर्ड टी हो। इस केस से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 8 केसेस बनेंगे। ओके, तो ये केसेस बनने के बाद अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। पी ए ओवर बी आपका फॉर्मूला है, और मैंने आपको क्या कहा था, एन वाला फॉर्मूला लगाना है आपको हमेशा। एन न्यूमरेटर में आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन बी, राइट। अब एन बी का यहाँ पे मीन्स देख लेते हैं क्या। बी का मीन्स यहाँ पे है एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो इसमें एटलीस्ट 1 टेल है, इसमें एटलीस्ट 1 टेल है, इसमें एटलीस्ट 1 टेल है, इसमें भी 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 एटलीस्ट 1 टेल है। तो ये कितने हो गए, 7 हो गए। ए यहाँ पे क्या है, एट मोस्ट 2 टेल, यानी कि 2 टेल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये तो ले नहीं सकते कि 2, ये ले सकते हैं हमने, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 2 टेल से ज़्यादा है। ये ले सकते हैं, ये वाला एलिमेंट ले सकते हैं, 2 टेल ही है इसमें, 2 टेल है इसमें भी एटमोस्ट 2 टेल है। 2 से ज़्यादा लेनी नहीं, 2 से कम तो ले ही सकते हैं। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 टेल से ज़्यादा नहीं लेने, कम तो 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है रेड वाले और ब्लैक वाले का। तो इंटरसेक्शन में एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने फेवरेबल हो गए, 6 फेवरेबल एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आ गया 6/7। ओके, डायरेक्ट इसने 6/7 निकाल रखा है। हमने डायरेक्ट निकाल दिया, इसने भी डायरेक्ट एन वाला फॉर्मूला यूज़ किया, बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी एग्जांपल फोर्थ। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है कि ब्लैक डाई है और एक रेड डाई है, दोनों थ्रोन होते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिविंग दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इज इन अ 5। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो कोई भी एक पार्ट कराता हूँ, दोनों सेम ही है, बी पार्ट करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और गिवन क्या है क्वेश्चन में कि जो रेड डाई है ना उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ सेट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 लिखा है तो आप ई ले लो इससे रिलेटेड। ओके, ई में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे,
ए का यहाँ पे मीन्स क्या निकल रहा है, सम इज 8। तो ए का सेट बनाते हैं। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ए किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ओके, तो शॉर्ट में लिख देना सम इज 8। ओके, 8 कैसे कैसे बन सकता है आपको यही सोचना है। तो 2 डाइस हैं, रेड और ब्लैक। तो हो सकता है रेड का 2 आ जाए और ब्लैक का 6 आ जाए, तो 8 बन जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 3 ऑन रेड, 5 ऑन ब्लैक। थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट both have 4. Fourth possibility is that 5 on red, 3 on black. And last fifth possibility is 6 on red, 2 on black. ओके, ये हमारा बन गया ए सेट। अब यहाँ पे लेस देन 4, तो एल ले लो या 4 के लिए एफ ले लो, जो भी ठीक लगे। एल लेते हैं, ठीक है ना। एल किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, रेड लेस देन 4। ओके, इसका सेट बनाते हैं। रेड के एलिमेंट 4 से लेस होने चाहिए। 4 से लेस क्या क्या होता है, 4 से लेस होता है 0, 1, 2, 3। ठीक है ना, 0 तो होता ही डाइस में, 1, 2, 3 यही होते हैं बस। तो 1, अगर सपोज करो रेड में 1 आ गया, तो ब्लैक पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। 1 के साथ 2 भी आ सकता है। ओके, इस तरह चलते जाए तो 1 के साथ 6 भी आ सकता है। सेम वे से 2 के साथ 1 आ सकता है। 2 के साथ 2 आ सकता है। और सेम वे 2 के साथ 3, 4, 5, 2 के साथ लास्ट में 6 भी आ सकता है। 3 के साथ 1 आ सकता है। 3 के साथ 2 आ सकता है। और सेम वे से 3 के साथ 6 तक एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, ये एल हो गया। अब एक काउंटिंग कर लेते हैं, इंटरसेक्शन और निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरत पड़ेगी अपने को। ई इंटरसेक्शन एल। ओके, तो कौन सा चीज़ कॉमन है इसमें देख लेते हैं। 2, 6 मिल जाएगा, दोनों में ही है। 3, 5 भी दोनों में मिल जाएंगे। बस दैट्स इट, इतना ही होएगा यहाँ पे। अब काउंटिंग कर लेते हैं इनकी। आ, जिस चीज़ की जरूरत है उसकी काउंटिंग करते हैं, फालतू नहीं करेंगे। ई फाइंड क्या करना था, सम इज़ 8, यानी कि ई को अपने ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और एल को डिनोमिनेटर में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले नीचे तो आएगा एन एल और ऊपर आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। अब काउंटिंग करते हैं, एन एल की वैल्यू देखते हैं कितनी है। तो
एल में हमारे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट इसके हो गए, 6 इसके हो गए, 6 हो गए, यानी 18 आ जाएगा ये। एन ए इंटरसेक्शन एल के दो ही एलिमेंट है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A die is thrown 3 times. Then event A and B defined as follow. A आपको दे रखा है 4 appears on the third throw. B आपको दे रखा है 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. देखो लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा के कह रही है, लेकिन इतना भी अपने को डिस्टर्ब नहीं होना इस चीज़ को लेके। सिंपल सी बात है कि उसने पी ए और बी पूछा है आपसे, तो फॉर्मूला जब लगाओगे तो हमें पता है एक तो जरूरत पड़ेगी दोनों के इंटरसेक्शन की, एक हमें जरूरत पड़ेगी एन बी की। और उससे पहले हम ए और बी को थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। ए का मीन्स यहाँ पे है कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड थ्रो, यानी कि यहाँ पे जो 3 टाइम्स टॉस कराया, तो देखो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनेगी, 216 बनेगी, जो कि यहाँ पे राइट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि 3 टाइम टॉस करने का मतलब है 6⁻3 यानी कि 216 एलिमेंट्स होंगे सैम्पल स्पेस के। आप सीधा यहीं से स्टार्ट कर दो, एस बना दो बस। ए पे उसने क्या किया है, 4 होना चाहिए थर्ड थ्रो पे। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 4 है सबके, इधर 4 है, इधर थर्ड थ्रो में सबके 4 है। बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 36 होंगे, क्योंकि 1 1 भी होता है, 1 2 भी होता है, 1 3 भी होता है, लास्ट में 1 6 हो सकता है। ऐसे 2 1 2 2 2 3 लास्ट में 2 6। सेम वैसे यहाँ पे 6 6 हमारा लास्ट, यानी ये सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ओके, बी देखते हैं। बी कह रहा है कि 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 केसेस। ये थोड़ा इजी है कि स्टार्टिंग में 6 और 5 होने चाहिए, 6 और 5 होने चाहिए, 6 और 5 होने चाहिए। लास्ट में कुछ मर्जी हो तो लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ओके, एन बी की जरूरत है अपने को। एन बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 6 एलिमेंट है। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे बनेगा एक ही एलिमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए लास्ट में 5 4 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बी फर्स्ट 2 में 6 और 5 रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट सूट कर रहा है इसको, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1। फॉर्मूला आपने लगा दिया दोनों का, तो यहाँ पे ये 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 6, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 3 कम्स अप। 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल आ जाए। ओके, थ्रो द डाई अगेन। ओके, अगर 3 आ जाए और 3 का मल्टीपल आ जाए तो डाई को दोबारा से थ्रो करना है। इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर एनी अदर कोई नंबर आ जाए, टॉस अ कॉइन, फिर कॉइन टॉस करनी है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ओके, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, किसकी फाइंड करनी है, द कॉइन शो अ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन यानी कंडीशन होगी, और एट लीस्ट 1 डाई शो 3। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये डायग्राम समझ लेते हैं पहले कैसे बनेगा। इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा इजी डायग्राम बनाता हूँ इसका। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में एक डाइस था, उसको थ्रो किया। हो सकता है उसमें 3 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है कि 4 आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 5 आ जाए। ओके,
अगर 3 और 6 आता है तो उसने क्या डाइस को दोबारा फेंकना है। ओके, तो डाइस को जब दोबारा फेंकोगे तो हो सकता है इसका 1 आ जाए, और ये 1 हो सकता है मान लो 3 के साथ आ जाए। ये भी हो सकता है कि 2 आ जाए विथ 3। इट कुड बी 3 विथ 3। ऐसे यहाँ पे 3 विथ 4 विथ 3, 5 विथ 3, 6 विथ 3 फिक्स। ये भी हो सकता है कि 6 के साथ 1 आ जाए, 1 के साथ 6 आ जाए। ओके, 2 के साथ 6 आ जाए, 3 के साथ 6 आ जाए, 4 के साथ 6 आ जाए, 5 के साथ 6 आ जाए, 6 के साथ 6 आ जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इसने क्या है कि अगर 1 2 4 5 आता है तो उसने क्या है, कॉइन को टॉस करना है। क्या करना है, हमें कॉइन टॉस करनी है। और कॉइन में क्या होते हैं, हेड और टेल होते हैं। तो ये हो सकता है कि जो हेड है वो 1 के साथ आ जाए। ये भी हो सकता है कि हेड जो है वो टेल आ जाए 1 के साथ। ओके, ये भी हो सकता है कि हेड के साथ 2 आ जाए। तो ऐसे करते करते 2 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल। अब इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ क्या है समझने वाली, जो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, जो मैंने आपको बताया नहीं अब तक। यहाँ पे अगर मान के चले इस डाइस की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो एवरी एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। ओके, ये भी 1/6 होएगा, ये सारे 1/6 होंगे। ओके, ये भी 1/6 होएगा, इसकी पॉसिबिलिटी 1/6 होएगी, इसकी पॉसिबिलिटी 1/6 होएगी, और 5 की पॉसिबिलिटी 1/6 होएगी। यहाँ पे क्या है, ये 1/6 और 1/6 दोबारा ज्वाइन होके बन जाएंगे 2/6। ओके, यानी कि इसको कह सकते हैं 1/3। ये 1/6 फोर टाइम यहाँ पे ज्वाइन होके बन सकते हैं 4/6, यानी कि 2/3। अब नेक्स्ट इसमें ये है कि 1/3 के यहाँ पे वापिस से कितने पार्ट हो रहे हैं, 12 पार्ट्स हो रहे हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 विथ 3, 1 2 3 4 5 6 विथ 6, तो ये 12 पार्ट्स हैं। तो 1/3 के अगर 12 पार्ट्स और करें तो ये बन जाएगा 1/36, यानी ईच एलिमेंट का इफेक्ट क्या रहेगा, 1/36 रहेगा। ओके, ये सारे 1/36 हैं। यहाँ पे अ, ये सारे एलिमेंट्स कितने, 8 है। और यहाँ पे ज्वाइन होके 2/3 बन गया था, तो 2/3 के 8 पार्ट्स और करने हैं। तो इसको जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 8 कट हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी सबका इफेक्ट कितना होगा, 1/12। ये भी कितना बनेगा, 1/12। ये सारे 1/12 बनेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में नई चीज़ ये आ गई कि कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आया था पहले। ये ऊपर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो, इन सब में क्या था,
इन सब में जितने भी एलिमेंट्स थे ना, सबका इफेक्ट इक्वल था। जैसे यहाँ पे ये 6 एलिमेंट है तो इसका 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 है। कोई चैन डायग्राम नहीं बन रहा था यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक चैन डायग्राम बना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी। इस केस में ध्यान रखना है आपको सबसे मेन चीज कि आप यहाँ पे बाय मिस्टेक एन वाला फॉर्मूला मत लगा देना। बस ये इसमें मेन चीज बतानी थी मुझे कि एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अलग अलग है यहाँ पे हर जगह। आपका आंसर गलत आ सकता है। ओके, ये कोइंसिडेंस है कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही आ गया, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। ओके, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है पी वाला, यानी प्रोबेबिलिटी में आपको फॉर्मूला लगाना है पी ए ओवर बी में पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब ये फॉर्मूला लगाना कैसे है, थोड़ा इजी तरीका बताता हूँ आपको मैं। तो पहले मैं कुछ वर्ड्स यहाँ से बना लेता हूँ अपने लिए, इजी रहेंगे। कॉइन शो अ टेल, तो इसके लिए टी ले लेते हैं। और यहाँ पे डाई शो अ थ्री, वन एटलीस्ट वन डाई शो है थ्री, यहाँ पे वर्ड लिखने का होगा आपको, एटलीस्ट वन डाई शो अ थ्री। तो मैं यहाँ पे इसके लिए वर्ड लेते हैं, लिस्ट के लिए लेते हैं एल, ताकि याद रहे कि एटलीस्ट वन डाई शो अ थ्री। तो टिक मार लेते हैं कौन कौन से फेवरेबल है यहाँ पे, कौन कौन से नहीं है। पहले देते हैं टेल के फेवर में कौन कौन से। टेल के फेवर में ये है, और 2t आएगा, और 4t आएगा, और 5t आएगा। ओके, ये सारे फेवरेबल हो गए। और इसने क्या है कि टेल के फेवर में ये हो गया ब्लू कलर के। फिर उसने क्या है कि एटलीस्ट वन डाई शो अ थ्री, यानी इसको मैंने एल डी नोट किया, तो एल के फेवर में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। थ्री शो होना चाहिए एटलीस्ट वन टाइम। तो इसमें थ्री दिख रहा है, इसमें भी थ्री दिख रहा है, इसमें भी थ्री दिख रहा है, सब में थ्री दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में थ्री है, इन सब में कहीं पे भी थ्री नहीं आएगा, बस यहाँ थ्री आ जाएगा 6,2 में। इधर तो कहीं पे भी थ्री नहीं है। ओके, तो ये जो मैंने ग्रीन टिक मारे हैं ये किसके फेवर में है, एल के फेवर में। और ये जो ब्लू टिक मारे हैं ये किसके फेवर में, टी के फेवर में। कॉमन देख लेते हैं, कॉमन इनमें कोई भी नहीं है, ठीक है ना। ग्रीन अलग जा रहे हैं, ब्लू अलग जा रहे हैं, इसका आंसर यहीं से पता चल जाएगा, जीरो आ रहा है। बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप को जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से निकालोगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया सीखना है आपको। तो बेसिकली अपने फाइंड कर रहे हैं पी टी ओवर एल, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा पी टी इंटरसेक्शन एल ओवर पी एल। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब पी एल की वैल्यू निकालते हैं अपने। पी एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है,
एल पे कहाँ का टिक मारा था, यहाँ पे 7 जगह टिक मारा था अपनों ने, ठीक है। तो आपको एक तो 7 लिखना है यहाँ पे, और सबका इफेक्ट कितना है यहाँ पे 1/36, ये हो जाएगा 7 इंटू 1/36। ओके, फिर आपको पी टी इंटरसेक्शन एल लिखना है। ओके, तो इसके फेवर में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जीरो है। अब आपको आंसर निकालना है। आंसर क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/7/36। फाइनली इट इज 0। ओके, इस बुक वाले ने क्या किया है कि एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, जीरो आंसर निकाल दिया। बहुत अच्छी बात है, जीरो आंसर आ गया है, बट ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना आपको। क्योंकि कंपटीशन में हर बार ये नहीं होगा कि कॉमन नहीं आएंगे एलिमेंट, कॉमन भी आ सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, कॉमन नहीं आया इसलिए आपका आंसर मैच कर गया। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले से आपका आंसर सही आएगा। तो अगर आपके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आपको पी वाला फॉर्मूला ही लगाना है। ओके, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, एग्जाम्पल सारे नोट कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।